Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. I am presenting before you the fourth part of adverb clause here in this video, and in this part of adverb clause I am going to tell you the use of tenses in different adverb clauses. You must know that so many adverb clauses are having the limitations of tense. So you must know what particular tense should be used in which particular adverb clause. So चलिए बिना कोई डिले किए हमें प्रोसीड करना चाहिए. सो प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं. लिमिटेशन ऑफ टेंस इन एडवर्ब क्लॉजेस. Rules of tenses used in adverb clauses. Now see the first rule. If we keep the time clause of when, while and after aside, अगर हम ये 3 टाइम क्लॉजेस को एक तरफ रखते हैं, एक्चुअली हम 11 कंजंक्शंस का यूज करते हैं टाइम क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, जैसे when, whenever, while, after, before, till, until, as long as soon as, no sooner and since. ये हम 11 कंजंक्शंस का यूज करते हैं. तो उनमें अगर हम when, while या after इनकी टाइम क्लॉज को एक तरफ करते हैं तो हम ये कॉमनली कह सकते हैं कि we can say that the other time clauses are written in simple present or simple past tense. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि जितनी भी टाइम क्लॉजेज होती हैं वो सारी की सारी आपको when, while और after को अगर एक तरफ रख दें तो बाकी सारी की सारी टाइम क्लॉजेज आपकी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं. एक और मैं बात बता देता हूं कि टाइम क्लॉजेज जितनी भी होती हैं वो पूरी की पूरी 11 की बात हो रही है, ये उसमें when, while और after भी शामिल हैं. तो किसी भी टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस कभी अलाउड नहीं होता है. अगर when से सेंटेंस कोई ज्वाइंड है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज है, इसका मतलब वो टाइम क्लॉज नहीं है, फिर वो नाउन क्लॉज को ज्वाइन कर रही होगी when, या एडजेक्टिव क्लॉज को ज्वाइन कर रही होगी, इसलिए उसमें फ्यूचर आ गया. अदरवाइज जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को ज्वाइन करेगा तो फिर उसमें आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे. फ्यूचर टेंस इज प्रोहिबिटेड इन टाइम क्लॉजेस. टाइम क्लॉजेस में और कंडीशनल क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस का कभी यूज नहीं होता है. आगे देखते हैं. अब जो मैंने यहाँ ये आपसे पुट असाइड करने को, कीप असाइड करने को बोला है, उनके रूल्स क्या हैं जरा वो भी देख लेते हैं. द टाइम क्लॉज ऑफ व्हेन कैन बी रिटन इन 5 टेंसेस. इसका स्कोप सबसे ज्यादा है, सबसे इजी टाइम क्लॉज मानी जाती है. व्हेन की टाइम क्लॉज 5 टेंसेस के साथ में एग्री करती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर आप डिस्क्रिप्शन फ्यूचर का कर रहे हैं तो टाइम क्लॉज जो व्हेन की होगी वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखी जाएगी, और अगर आप प्रेजेंट का करेंगे तब भी ये प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट में लिखी जाएगी. लेकिन अगर पास्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो फिर पास्ट के ये 3 में से कोई एक टेंस अप्लाई होगा, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंस. आगे देखते हैं. द टाइम क्लॉज ऑफ आफ्टर इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस. देखिए इसका टेंस भी फिक्स है कि आफ्टर के बाद में जो आप आफ्टर की क्लॉज लिखेंगे उसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर की क्लॉज में आप एक्शन को प्रॉपरली फिनिश्ड और कंप्लीटेड दिखाते हैं तो उसके लिए परफेक्ट टेंस जरूरी है. लेकिन फ्यूचर प्रोहिबिटेड है तो फ्यूचर का तो कोई टेंस आएगा नहीं. फ्यूचर के डिस्क्रिप्शन में भी आफ्टर की टाइम क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगी, प्रेजेंट के डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगी, लेकिन पास्ट के डिस्क्रिप्शन में ये जो आफ्टर की टाइम क्लॉज होगी वो पास्ट के परफेक्ट में रहेगी. ठीक है, तो ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए. अब व्हाइल की टाइम क्लॉज देखिए क्या है. द टाइम क्लॉज ऑफ व्हाइल इज यूजुअली रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ज्यादातर तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलती है हमको, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हाइल देखिए दो तरीके से यूज होती है. एक तो कि एक एक्शन के ड्यूरेशन में दूसरी एक्शन हुई, तो ये दिखाने के लिए किसके ड्यूरेशन में हुई ये दिखाने के लिए व्हाइल की टाइम क्लॉज बनाते हैं कि व्हाइल ही वाज स्लीपिंग ही फेल डाउन फ्रॉम हिज बेड.
तो जब वो स्लीप कर रहा था उसी के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि एक एक्शन हैपन हो गई, तो हम व्हाइल की टाइम क्लॉज बना रहे हैं। एक हम बनाते हैं करस्पॉन्डिंग एक्शंस के लिए कि दो एक्शन है वो दोनों की दोनों पैरेलल एडवांस कर रही हैं। व्हाइल ही वाज डांसिंग आई वाज सिंगिंग, ओके। व्हाइल ही वेंट टू मार्केट आई वेंट होम, ओके। तो ये एक दोनों जो है पैरेलल एक्शंस को दिखाने के लिए, फिर उनमें टेंस फिक्स नहीं है, फिर दोनों का टेंस सेम रहेगा। फ्यूचर तो कभी यूज नहीं होगा, लेकिन दोनों प्रेजेंट या पास्ट के टेंस में रहेगी, लेकिन दोनों का फिर जो है टेंस कोई फिक्स नहीं है। अगर एक सिंपल पास्ट में है तो दूसरी भी सिंपल पास्ट में है, एक पास्ट कंटिन्यूअस में दूसरी पास्ट कंटिन्यूअस में, एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरी भी सिंपल प्रेजेंट में। तो इस तरीके से दोनों के सेम टेंस रहेंगे जब वो साइमल्टेनियसली और करस्पॉन्डिंगली वो एडवांस कर रही हैं, तो फिर उनका एक ही टेंस होगा दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम क्लॉज ऑफ सिंस इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। देखो सिंस हमारा टाइम की क्लॉज को भी ज्वाइन करता है, रीजन की क्लॉज को भी ज्वाइन करता है। जब रीजन की क्लॉज को ज्वाइन करेगा तो कोई टेंस का लिमिटेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम क्लॉज को ज्वाइन करेगा तो टेंस की लिमिटेशन है। सिंस की टाइम क्लॉज सिर्फ एक ही टेंस में लिखी जाएगी, वो है सिंपल पास्ट। हाँ, एक और इससे जो एडजॉइनिंग फैक्ट है वो क्या है कि सिंस की टाइम क्लॉज के साथ में जो मेन क्लॉज आएगी उसके भी टेंस फिक्स हैं। वो 4 टेंसेस में से किसी एक में लिखी जाएगी जो सिंस के साथ में आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 में से किसी एक टेंस में देखिए जैसे एग्जांपल में देता हूं, I have not seen him since he left this town. तो I have not seen him present perfect. और she has been studying since she got up from her sleep. She has been studying since she got up from her sleep. तो इस तरीके से हमें टेंस की नॉलेज उसमें होनी चाहिए कि कहाँ हम कैसे यूज करेंगे। In adverb clause of purpose beginning with so that and in order that we have to use may and might। ये भी बड़ा कंपटीशन के स्टूडेंट्स को बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पर बड़ा माइन्यूट चेकिंग होती है। और सो दैट या इन ऑर्डर दैट की जो पर्पस की क्लॉज होती है उसमें मे या माइट का यूज ही रिकमेंडेबल है। और वहाँ पर कैन या कुड का यूज कर देते हैं तो ये तो मतलब ऐसे ही चलता है, चलिए लोगों को अच्छा लगता है तो कर रहे हैं, लेकिन रियल चीज ये है कि वहाँ मे या माइट का यूज होना चाहिए, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होता है। तो कोशिश करें कि हम मे या माइट का ही यूज मेंटेन करके रखें। आगे देखते हैं, इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बिगिनिंग विद लेस्ट। लेस्ट से भी एक पर्पस की क्लॉज आती है, उससे रिलेटेड रूल ये है कि लेस्ट के बाद में शुड का यूज कंपलसरी है। लेस्ट की क्लॉज में शुड आना चाहिए, और लेस्ट एक नेगेटिव टर्म है, कभी लेस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं करना होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बिलोंगिंग टू प्रेजेंट वी आर फ्री टू यूज एनी टेंस और मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर नीड। देखिए एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें ये चीज यहाँ जाननी चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कंडीशन एक उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो प्रेजेंट से रिलेटेड हैं, एक वो जो फ्यूचर से रिलेटेड है, एक जो पास्ट से रिलेटेड है। तो अगर प्रेजेंट से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें कंडीशनल पार्ट भी प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, और आपका जो मेन क्लॉज का पार्ट है वो भी क्या कहते हैं प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। तो प्रेजेंट से अगर बिलोंग करता है हमारा कंडीशनल क्लॉज तो फिर हम फ्री हैं। हम कंडीशनल पार्ट में भी और मेन क्लॉज में भी दोनों में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जिसकी हमें नीड हो। हमें जैसे कैन की जरूरत है तो कैन, और शुड की जरूरत है तो शुड लगा लेंगे, मस्ट की जरूरत होगी मस्ट लगा लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जरूरत होगी कंटिन्यूअस लगा लेंगे, परफेक्ट की जरूरत होगी परफेक्ट। तो प्रेजेंट से रिलेटेड जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनमें टेंस का फाउंडेशन नहीं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टायर्ड यू शुड टेक रेस्ट। अगर आप थके आपको रेस्ट लेना चाहिए। ये प्रेजेंट की बात है, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में टायर्ड है तो प्रेजेंट में आप रेस्ट करिए। फिर मैंने कहा इफ यू कैन नॉट डू इट आई विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू।
तो अगर आप इसको नहीं कर सकते तो मैं आपके पास आऊंगा। तो ऐसे कैन का यूज हो गया। और मैं एक और आपको बता रहा हूं एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि इफ यू कैन नॉट डू इट यू शुड हैंड ओवर दिस वर्क टू समवन एल्स। तो एक में कैन की जरूरत है, एक में शुड की जरूरत है। हमने कैन लगा लिया, शुड लगा लिया। यानी प्रेजेंट से रिलेटेड अगर कंडीशनल सेंटेंस होगा तो यू हैव फ्रीडम टू यूज एनी मॉडल और एनी टेंस। लेकिन फ्यूचर में बाउंडेशन है। अगर फ्यूचर से रिलेटेड है आपका कंडीशनल सेंटेंस तो कंडीशनल पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा और मेन क्लॉज को आपको सिंपल फ्यूचर में लिखना पड़ेगा। उनके टेंस का बाउंडेशन है। और पास्ट से रिलेटेड है तब भी बाउंडेशन है। मैं बताऊंगा अभी क्या बाउंडेशन है। इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बिलोंगिंग टू फ्यूचर द कंडीशनल क्लॉज हैज टू बी रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो मैंने बता दिया कि अगर कंडीशनल क्लॉज हमारी जो है फ्यूचर से बिलोंग करती है तो उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। आगे देखते हैं क्या है। In adverb clause of condition belonging to past, the conditional clause has to be written in either of the two tense patterns। हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है कि अगर हमारी कंडीशनल क्लॉज क्या कहते हैं पास्ट से बिलोंग करती है तो कंडीशनल क्लॉज को हम दो में से किसी एक टेंस पैटर्न में लिखते हैं। ये देखिए दो टेंस पैटर्न क्या है, जरा देखिए। एक टेंस पैटर्न है जिसमें क्या होता है, इफ या इन केस या अनलेस के साथ में सब्जेक्ट लगाया और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम वर का यूज करेंगे अगर इस पार्ट में कोई एक्शन नहीं होगी तो यहाँ बी वर्ब आएगी और बी वर्ब को यहाँ वर ही लिखा जाता है। जैसे इफ आई वर यू आई वुड नेवर कमिट सच अ मिस्टेक। अगर मैं आपकी जगह होता, आई के साथ वैसे वॉज लगाते हैं लेकिन वर ही लगेगा। इफ आई वर यू आई वुड नेवर कमिट सच अ मिस्टेक। तो दूसरी साइड में क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ ये मेन क्लॉज का पार्ट है, यहाँ सब्जेक्ट देन वुड या कुड या माइट। अब देखिए कुड अगर आप वहां कैपेसिटी की बात करेंगे, माइट अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे और अदर केसेस में वुड का यूज करेंगे और साथ में फर्स्ट फॉर्म। ये इसका एक्टिव पार्ट है। अगर इसी पार्ट को पैसिव में लिखना हो तो वुड बी, कुड बी या माइट बी के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न ये हुआ कि इधर वर, इधर वुड, कुड या माइट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। और इसको अगर पैसिव में लिखेंगे तो जो मेन क्लॉज का पार्ट है इस पार्ट को अगर पैसिव में लिखेंगे तो वुड बी, कुड बी या माइट बी के साथ थर्ड फॉर्म। इधर देखिए एक दूसरा पैटर्न क्या है, अगर हमारे कंडीशनल पार्ट में एक्शन है तो इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, इफ या इन केस या अनलेस के साथ में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में हैड, यानी इधर पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, तो हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर यहाँ कॉमा के बाद स्टार्ट होगी मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में जब इधर पास्ट का परफेक्ट आया है तो यहाँ पर भी चेंज हो गया। यहाँ वुड की जगह वुड हैव, कुड की जगह कुड हैव एंड माइट की जगह माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, would have been third form of the verb, could have been and third form of the verb and might have been and थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इसका पैसिव फॉर्म होगा। अगर जरूरत पड़ती है पैसिव में लिखने की तो इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को यूज करके हम टू सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है द नर्स मस्ट बी वेरी टायर्ड, शी हैड नो स्लीप लास्ट नाइट। नर्स बहुत टायर्ड होगी क्योंकि लास्ट नाइट उसने कोई स्लीप नहीं ली। तो ये उसका रीजन है, ये रिजल्ट है। अब आप देखो रीजन से ज्वाइन कर सकते हैं। द नर्स मस्ट बी वेरी टायर्ड बिकॉज शी हैड नो स्लीप लास्ट नाइट। बिकॉज की हमने रीजन की क्लॉज बना दी। अगर रीजन को इस साइड में लाना है तो हम सिंस या एज की क्लॉज भी बना सकते हैं। सिंस द नर्स हैड नो स्लीप लास्ट नाइट, कॉमा शी मस्ट बी वेरी टायर्ड। As the nurse had no sleep last night, she must be very tired। चलिए आगे देखते हैं। A gentleman may call, please ask him to wait। एक जेंटलमैन मुझे कॉल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्लीज आस्क हिम टू वेट। ये पॉसिबिलिटी वाला जो सेंटेंस है ये एक्चुअली कंडीशनल पार्ट है, कंडीशन की क्लॉज बनाना पड़ेगा। और ये फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इफ अ जेंटलमैन कॉल्स, अगर कोई जेंटलमैन मुझे कॉल करता है,
कॉमा प्लीज आस्क हिम टू वेट। इस तरीके से हम इसको फिर बोलेंगे। He ran so quickly he soon overtook me। वो बहुत क्विकली रन किया और जल्दी ही मेरे से आगे निकल गया। तो ये रिजल्ट है। और रीजन क्या था कि क्विकली रन किया। तो ये रीजन है, ये रिजल्ट है। आप रिजल्ट की क्लॉज अगर बनाना चाहें तो रीजन वाले पार्ट में जो एडवर्ब या एडजेक्टिव है उसके पहले सो लगाना होता है। देखो ये एडवर्ब के पहले सो आया हुआ है और आगे दैट लगा करके आप रिजल्ट की क्लॉज बना सकते हैं। और चाहे तो रीजन की बना सकते हैं, जैसे सिंस ही रैन सो क्विकली कॉमा ही सून ओवरटुक मी, एज ही रैन सो क्विकली कॉमा सून ही सून ओवरटुक मी, या ही सून ओवरटुक मी बिकॉज ही रैन सो क्विकली। ये रीजन की क्लॉजेस हुई। रिजल्ट देखिए, ही रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक मी। आगे देखिए, आई विल गेट रेडी डू नॉट गो टिल देन। तो देखो अभी ये टिल क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद एक सिंगल वर्ड आया, सेंटेंस नहीं आया। सेंटेंस आएगा तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो टिल की टाइम क्लॉज यहां बना सकते हैं, लेकिन टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस अलाउड नहीं है, तो ये जो फ्यूचर का है सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। डू नॉट गो टिल आई गेट रेडी। अब आपकी ये टिल की टाइम क्लॉज हो गई। ही स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस नोबडी कुड हियर हिम। कोई उसको हियर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि रीजन ये था। तो रीजन वाले पार्ट में आप पहले रीजन की क्लॉज बना के देखिए। सिंस ही स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस नोबडी कुड हियर हिम, as he spoke in a very low voice comma nobody could hear him, nobody could hear him because he spoke in a very low voice। अब आप रिजल्ट की क्लॉज बनाइए। रिजल्ट की क्लॉज बनाएंगे तो देखो ये आपका लो क्या है, एडजेक्टिव। इसके पहले हम सो लगा सकते थे, लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आया है तो सच लगाइए। तो यहां आप सच का यूज करिए और यहां दैट क्या करेंगे, ही स्पोक इन सच अ लो वॉइस दैट नोबडी कुड हियर हिम। I mended my watch this morning। मैंने इस मॉर्निंग अपनी वॉच को मेंड किया। It has stopped। ये तो रुक गई। तो रुकना तो नहीं चाहिए, जब मॉर्निंग में ही मेंड किया है तो नहीं रुकना चाहिए। इसका मतलब है ये एक अपोजिट एक्शन है, और अपोजिट एक्शन को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉन्ट्रास्ट की क्लॉज बनानी पड़ेगी। I mended my watch although I mended my watch this morning it has stopped। Though I mended my watch this morning comma yet it has stopped। Even if I mended my watch this morning it has stopped। ऐसे हम कॉन्ट्रास्ट की क्लॉज बना करके इसको ज्वाइन करेंगे। It was very stuffy last night I could not sleep। रात में बड़ा स्टफी था, बड़ा घुटन थी। तो I could not sleep इसका रीजन क्या है, ये आप रीजन की क्लॉज बना सकते हो। Since it was very stuffy last night I could not sleep, as it was very stuffy last night I could not sleep, I could not sleep last night because it was very stuffy। या I could not sleep ऐसे भी कर सकते हैं, as it was very stuffy last night, oh because it was very stuffy last night। और आप चाहें तो रिजल्ट की क्लॉज बना सकते हैं। यहाँ स्टफी के साथ नाउन नहीं आया, यहाँ तो लास्ट लगा हुआ है, तो इसको आप सो बना सकते हैं। It was so stuffy last night that I could not sleep। The monsoon may break this month otherwise the wells will run dry। ये फिर देखो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में कंडीशन का सेंस है, तो फिर इसको कंडीशन की क्लॉज बनाइए। ये अदरवाइज लिखा है तो यहाँ नेगेटिव कंडीशन की क्लॉज बनेगी। If the monsoon does not break this month comma the wells will run dry। फ्यूचर से रिलेशन है, कंडीशन की क्लॉज का तो सिंपल प्रेजेंट में से लिखना पड़ेगा, में हटाना पड़ेगा हमको। I may help you, I may not help you, you are sure to lose the game। इसको हम कहते हैं ऑप्शनल कॉन्ट्रास्ट। इसके कॉन्ट्रास्ट में टू ऑप्शन स्टैंड करते हैं, तो ऐसे ऑप्शनल कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं वेदर से। तो वह और ये में हट जाएगा, वेदर यू हेल्प मी, वेदर आई हेल्प यू और नॉट, वेदर आई हेल्प यू और नॉट कॉमा यू आर श्योर टू लूज द गेम। The fireman came out of the house, the roof collapsed that very moment। So as soon as the fireman came out of the house the roof collapsed। that very moment ये दिखा रहा है कि इस एक्शन को इस एक्शन ने क्विकली फॉलो किया है। तो हम नो सूनर या एज सून एज की टाइम क्लॉज बनाएंगे। नो सूनर से भी लिख सकते थे, नो सूनर डिड द फायरमैन कम आउट ऑफ द हाउस देन THAN देन द रूफ कोलैप्स्ड। ऐसे ही लिख सकते हैं। थैंक यू
students for watching my video.